गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में अपन ने मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत विभिन्न जो सरकारी उपक्रम हैं उनकी कार्यकुशलता या अकार्यकुशलता के बारे में काफ़ी चर्चा की और उनसे संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत की। आज मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसको कि हम प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता के नाम से जानते हैं या वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता क्या है, ये अपन इस चैप्टर में जानेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि विश्व में जहाँ स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र का नारा गूंज रहा है और सदियों की दास्तां की बेड़ियाँ टूट रही हैं, ऐसी स्थिति में उद्योग जगत में श्रमिकों को परतंत्र एवं दास बनाकर रखना कहाँ तक उचित है। श्रमिक एक मानव है, उसकी भी अपनी मान्यताएं हैं, उसके भी अपने विचार हैं और वो एक स्वच्छ तथा स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है तथा प्रजातांत्रिक वातावरण में रहना चाहता है। प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता इस विचारधारा का प्रत्युत्तर कहा जा सकता है। अब सहभागिता क्या है या प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ जाने उसके पहले हम सहभागिता शब्द का यदि अर्थ समझ लें तो ज़्यादा उचित होगा। तो सहभागिता क्या होती है? तो सहभागिता शब्द का जो प्रयोग है वो विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूपों में करते हैं। प्रबंधक जो हैं, इसका अर्थ निर्णय से पूर्व कर्मचारियों से सामूहिक विचार विमर्श से लगाते हैं। मतलब जो प्रबंधक वर्ग है वो निर्णय करने से पूर्व कर्मचारियों से विचार विमर्श जो करते हैं, ज्वाइंट कंसल्टेशन जो करते हैं, उससे लगाते हैं। कर्मचारी इसे सह निर्णय के रूप में समझते हैं। कर्मचारी इसे सह निर्णय या को डिसीजन के रूप में समझते हैं, जबकि प्रशासक तथा विशेषज्ञ यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, इसका अर्थ निर्णय के अंतिम अधिकार या दायित्व के बिना श्रम का प्रबंधकों के साथ सहयोग से लगाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न लोगों ने विभिन्न रूप में इसको जाना है। अब हम सहभागिता की कुछ परिभाषाएं जान लेंगे तो इसका अर्थ समझने में और आसानी होगी। तो पहली परिभाषा जो है वो मेहतराज की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेहतराज के अनुसार उद्योग में सहभागिता की विचारधारा का तात्पर्य किसी औद्योगिक संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंध के विभिन्न उचित स्तरों पर संपूर्ण प्रबंधकीय क्षेत्र की क्रियाओं में निर्णय के अधिकार में हिस्सा बांटना है। मतलब उद्योग में सहभागिता की जो विचारधारा है उसका तात्पर्य क्या है? किसी औद्योगिक संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब कर्मचारी क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंध के विभिन्न उचित स्तरों पर, प्रबंध के बहुत से स्तर हैं जैसे निम्न स्तरीय प्रबंध, मिडिल स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध। तो प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण प्रबंधकीय क्षेत्र की क्रियाओं में निर्णय के अधिकार में हिस्सा बांटना है। तो ये मेहतराज की परिभाषा है, जिसमें कि ये बताया गया कि प्रबंध के जो विभिन्न स्तर हैं उन विभिन्न स्तरों पर निर्णय की जो अधिकार हैं उनमें हिस्सा बांटना सहभागिता कहलाता है। दूसरी परिभाषा वालपोल ने दी है। वालपोल के अनुसार श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देने का विचार श्रमिकों द्वारा शिकायत करने या सुझाव देने या परामर्श देने या श्रमिकों को राय देने तक ही सीमित नहीं है। मतलब वालपोल के अनुसार श्रमिकों को प्रबंध में जो सहभागिता देने का जो विचार है वो श्रमिकों द्वारा कोई शिकायत करने या सुझाव देने या परामर्श देने या श्रमिकों को कोई रियायत देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपक्रम के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करना है जिससे श्रमिक उपक्रम में, जिसमें उसका धन तो नहीं है किंतु जीवन दांव पर लगा हुआ है,
स्वयं को सहभागी महसूस कर सके। तो ये जो दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई, मेहत्रास की और वालपोल की, ये दो परिभाषाएं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सहभागिता के अर्थ को दर्शाती हैं। अब इन दो परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि सहभागिता का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें कर्मचारियों को संगठन एवं प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। मतलब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सहभागिता का तात्पर्य क्या है? सहभागिता का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें कर्मचारी को संगठन एवं प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित करने का रूप कुछ भी हो सकता है। मतलब आप इनको निर्णय की जो प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। उन्हें संगठन के निचले स्तरों पर या क्रमशः ऊपरी स्तरों पर या उच्चतम स्तर पर भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सहभागिता का तात्पर्य उनको केवल निचले स्तर पर देने से है या मध्य स्तरीय प्रबंध में निर्णय में भागीदारी करने से है या उच्चतम स्तर पर भागीदारी देने से है। किसी भी स्तर पर उनको भागीदारी दी जा सकती है निर्णय में, किंतु जब भी किसी भी स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया में कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाएगा उसे सहभागिता ही कहा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सहभागिता का तात्पर्य या सहभागिता से आशय ये है कि प्रबंध के जो विभिन्न स्तर हैं उन विभिन्न स्तरों में से किसी भी स्तर पर, चाहे उच्चतम स्तर पर, चाहे निम्नतम स्तर पर, चाहे बीच के स्तर पर, यदि निर्णय प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है तो उसे सहभागिता ही कहा जाएगा, उसे सहभागिता ही माना जाएगा। तो सहभागिता जो है सर्वोच्च प्रबंध के स्तर पर अर्थात संचालक मंडल में दी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सहभागिता सर्वोच्च स्तर यानी संचालक मंडल में नहीं दी जा सकती। सहभागिता संचालक मंडल में भी दी जा सकती है, जबकि दूसरी ओर मध्यम वर्गीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध में भी दी जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सहभागिता उच्चतम स्तर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पर भी दी जा सकती है, संचालक मंडल में दी जा सकती है, और सहभागिता मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय प्रबंध में भी दी जा सकती है। इन विभिन्न स्तरों पर बनने वाली उत्पादन समिति, सुरक्षा समिति, विभागीय समिति, कार्य समिति, संयुक्त समिति, संयुक्त प्रबंध परिषद के द्वारा सहभागिता दी जा सकती है। मतलब ये विभिन्न प्रकार के स्तर बताए गए हैं कि इन विभिन्न स्तरों पर बनने वाली उत्पादन समिति, सुरक्षा समिति, विभागीय समिति, कार्य समिति, संयुक्त समिति, संयुक्त प्रबंध परिषद के द्वारा सहभागिता दी जा सकती है। सहभागिता किसी एक स्तर या सभी स्तरों पर दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि सहभागिता के लिए कोई एक स्तर का ही चुनाव किया जाए। सहभागिता किसी एक स्तर पर या सहभागिता सभी स्तरों पर दी जा सकती है। हाँ, इतना अवश्य है कि सहभागिता की मात्रा में प्रत्येक स्तर पर अंतर आ जाता है। मतलब आप सहभागिता किसी भी स्तर पर दे सकते हैं, पर सहभागिता की मात्रा जो है उसमें जरूर प्रत्येक स्तर पर अंतर आ जाता है। इस संबंध में यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सहभागिता की प्रकृति एवं क्षेत्र जो है वो श्रमिकों की योग्यता, अनुभव, आदत, स्थिति, कार्य की प्रकृति आदि से प्रभावित होगी। मतलब सहभागिता की जो प्रकृति है वो श्रमिकों की जो योग्यता है, उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो आदतें हैं, हैबिट्स है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो कार्य की प्रकृति है, नेचर ऑफ जॉब है, उससे ज़रूर प्रभावित होती है। तो सहभागिता के जो विचारधारा का विकास है विभिन्न देशों में विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः इसे भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से भी पुकारा जाता है। अब जैसे भारत में तो हम इसे प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता या वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, इस विचारधारा को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संघ प्रबंध सहयोग यूनियन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। संघ प्रबंध सहयोग के नाम से या यूनियन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है।
फ्रांस में इसे श्रम प्रबंध सहयोग लेबर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड तथा स्वीडन में संयुक्त विचार विमर्श ज्वाइंट कंसल्टेशन के नाम से जाना जाता है। किंतु इन सब की विचारधारा के लक्ष्यों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि विचारधारा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको सहभागिता का अर्थ बताने का प्रयास किया, जिसमें सहभागिता की आपको विशेषताएं भी मैंने बताई और सहभागिता का अर्थ मैंने आपको क्लियर किया कि सहभागिता का क्या अर्थ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सहभागिता का अर्थ समझ में आ गया होगा। मोटे रूप में हम एक बार फिर बता दूं आपको कि सहभागिता का मतलब ये है कि कर्मचारी जो आपके संगठन में काम करते हैं, उन कर्मचारियों को निर्णय के विभिन्न स्तरों पर भागीदारी प्रदान करना है। अब वो निर्णय के जो विभिन्न स्तर हैं, वो उच्चतम स्तर पर भी आप उनको निर्णय में भागीदारी दे सकते हैं, उनको मध्य स्तरीय या निम्न वर्गीय प्रबंध में भी हिस्सेदारी दे सकते हैं, या सभी में उनको हिस्सेदारी दी जा सकती है। इसे ही प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता को नाम से जानते हैं। अब भारत देश में कर्मचारी सहभागिता की जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, मैं उनको भी आपको बता देता हूं। जैसे पहली योजना है कर्मचारी पूंजी विकल्प योजना, दूसरी है औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत परिवेदना निवारण प्राधिकारी का गठन, तीसरा है कार्यशाला परिषदों तथा संयुक्त परिषदों की स्थापना की योजना, चौथा है संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना की योजना, और पांचवा और अंतिम है कर्मचारी या श्रम संचालक योजनाएं। एक प्रमुख बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सहभागिता की प्रकृति एवं क्षेत्र श्रमिकों की आवश्यक योग्यता, अनुभव, आदत, स्थिति एवं कार्य की प्रकृति के हिसाब से प्रभावित होगी। तो ये मैंने आपको सहभागिता का अर्थ क्लियर करने का प्रयास किया है। अब अपन सहभागिता की विशेषताओं को अगर पढ़ लें तो और इसका अर्थ आसानी से क्लियर किया जा सकता है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की विशेषताएं क्या होती हैं, कि लोक उपक्रम में प्रबंध की सहभागिता की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का आशय मानसिक एवं भावनात्मक सहभागिता से है, न कि शारीरिक सहभागिता से। मतलब कर्मचारियों की शारीरिक सहभागिता हो न हो, लेकिन उनकी भावनात्मक एवं मानसिक सहभागिता जरूरी है। तो लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का आशय मानसिक एवं भावनात्मक सहभागिता से है, न कि शारीरिक सहभागिता से। दूसरा, यह विचारधारा औद्योगिक प्रजातंत्र को अधिक विकसित करती है। मतलब इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सा देने की जो बात होती है। तीसरा, इस योजना में श्रमिक प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। चौथा है, इस योजना में श्रमिकों को उपक्रम की योजना में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जो ये लोक उपक्रम में प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने की जो योजना है, इस योजना में श्रमिकों को उपक्रम की योजना में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कि उनको योजना बनाने के लिए भी कहा जाता है। फिर पांचवा है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का आशय श्रमिकों द्वारा उपक्रम के कार्यों के संबंध में जिम्मेदारी ग्रहण करने से है। मतलब उपक्रम के कार्यों के संदर्भ में जिम्मेदारी ग्रहण करने से है श्रमिकों की भागीदारी का आशय। छठा है, यह योजना श्रमिक एवं प्रबंध के मध्य द्विमार्गीय मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संबंध है। मतलब क्या हुआ, यह जो योजना है श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी की जो योजना है, वो श्रमिक एवं प्रबंध के मध्य द्विमार्गीय मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संबंध है। सातवां, इस योजना का दृष्टिकोण गतिशील एवं परिवर्तनशील है। मतलब इस योजना का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी गतिशील और परिवर्तनशील होता है। आठवां, लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के अंतर्गत निर्णय की प्रक्रिया में
श्रमिकों की रचनात्मक सहभागीदारी बनाई जाती है। मतलब कि लोक प्रबंध में श्रमिकों की जो सहभागिता है के अंतर्गत जो निर्णय की प्रक्रिया में श्रमिकों को रचनात्मक सहभागी बनाया जाता है, मतलब उनका कंस्ट्रक्टिव सहयोग दिया जाता है निर्णयों में। नवा है, इस योजना में श्रमिक एवं नियोक्ता के मध्य पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। मतलब कहने का ये है कि इस योजना से श्रमिक और नियोक्ता मध्य पारस्परिक सहयोग भी बढ़ता है। यदि आप कर्मचारियों को या श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देते हैं तो दोनों के मध्य सहयोग की जो भावना है वो देखने को मिलती है। 10वां है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों को समानता का दर्जा प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अधिक कार्य करने की भावना का विकास करना है। मतलब जो ये कर्मचारियों को प्रबंध में हिस्सा देने की बात है, इस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो श्रमिकों को समानता का दर्जा प्रदान करना है, उनको बिल्कुल इक्वल स्टेटस प्रदान करने की बात कही गई है। और ताकि इक्वल स्टेटस यदि आप उनको देते हैं तो इससे क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और उसे अधिक कार्य करने की भावना का विकास होता है। तो ये फायदा भी है कि आप श्रमिकों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे उसे अधिक कार्य करने की भावना जागृत होती है। और लास्ट है, यह विचारधारा पूंजी एवं श्रमिक वर्ग के संघर्ष को कम करने की दिशा में अपनाई गई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मतलब जो श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देने की बात है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा का फायदा क्या है कि पूंजी एवं श्रमिक वर्ग के संघर्ष को कम करने में सफलता हासिल हुई है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं जो कि लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने की विशेषताएं के नाम से जानी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, जिसमें कि अपन ने ये जाना कि सहभागिता क्या होती है, सहभागिता की क्या परिभाषाएं हैं, सहभागिता का क्या अर्थ है, और साथ ही साथ ये जाना कि सहभागिता की क्या विशेषताएं हैं, लोक उपक्रम में प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अपन सहभागिता के क्या उद्देश्य होते हैं और सहभागिता किस प्रकार से दी जाती है, किन किन स्तरों पर दी जाती है, उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो ये आज की जो क्लास है इसको मैं इसी मोड पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।